हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो गायब हो गया था, टोटल 1 महीना बीत गया था, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं मिला था। वांग जी जैसे गायब हो गया था एकदम, जैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वांग जी का कोई नामो निशान ना हो, ऐसा हो गया था। क्योंकि वे क्लैन जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल करते हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया था सारे क्लैंस को कि वांग जी को ढूंढा जाए। लेकिन इन 1 महीने में वांग जी कहीं नहीं मिला और विंग का हालत बद से भी बदतर होने लगा था। और सबसे ज़्यादा अगर तबीयत खराब है तो वो अंकल लैन का था। मास्टर लैन जो मतलब अपनी तबीयत का ध्यान तक नहीं रखते थे। वो सारा दिन सोचते थे कि आखिर वांग जी गया तो गया कहाँ। हाँ, उन्हें पता है कि अगर कोई ले जा सकता है तो वो और कोई नहीं, वही इंसान उसे लेके जा सकता है। और यही डर उनको इतने सालों से था, इसीलिए वो हमेशा वांग जी को प्रोटेक्ट करने के लिए वांग जी को मास्टर लैन हमेशा अपने पास रखते हैं। वांग जी के लिए हमेशा टेंशन करते हैं कि वांग जी का क्या होगा। वांग जी के लिए वो अपने खुद की शादी तक उन्होंने नहीं किया है। हाँ, उनके 2 नेफ्यू को बड़ा करने के लिए उन्होंने शादी नहीं किया कभी भी। वो अपने 2 नेफ्यू के लिए अपनी ज़िंदगी को दे दिया था, सैक्रिफाइस कर लिया था। वो अपने ज़िंदगी को सिर्फ अपने 2 नेफ्यू को मानते हैं हमेशा। वो अपने 2 नेफ्यू को ना अपने दिल के करीब रखते हैं। हाँ, ऊपर से वो जो स्ट्रिक्टनेस है ना, वो दिखाते तो ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से वो अपने नेफ्यूज़ का केयर करते हैं, अपने नेफ्यू को खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उन दोनों नेफ्यूज़ में से किसी को भी चोट भी लग जाए ना, तो सबसे ज़्यादा दिल दुखता है वो सिर्फ मास्टर लैन का है। मास्टर लैन जो हमेशा अपने 2 नेफ्यू को स्ट्रिक्ट रूल में बड़ा किए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी ऐसे वक्त पर जहाँ पे उन्हें सही और गलत में अगर सही को चुनना पड़े तो वो दिल से कमज़ोर ना पड़े। इसीलिए वो हमेशा अपने 2 नेफ्यू के साथ स्टिक रहते हैं। लेकिन जहाँ पे प्यार दिखाने की बारी आती है, वहाँ पे वो अपने प्यार को लुटा देते हैं। वो हमेशा अपने नेफ्यू को खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए वो इतने सालों तक अपने पूरी ज़िंदगी को सिर्फ अपने इस 2 नेफ्यू के लिए बिता दिए थे। और उनको कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही कभी था और ना ही कभी रहेगा। अब यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके एक अंधेरा जगह दिखाया जाता है। अंधेरे जगह पे 2 इंसान बैठे थे। सामने जो ब्लैक रोब में बैठा था, उसका चेहरा अब थोड़ा सा विजुअल था। उसका चेहरा अब एकदम सफ़ेद था, जिसमें कोई खून नहीं था। एक इंसान के शरीर में जब खून नहीं रहता है तब उसका बॉडी ऐसे ही सफ़ेद हो जाता है। उसके बॉडी पर भी वो खून नहीं था, लेकिन उसका आइस बहुत रेड था, ब्लड की तरह रेड। वो अपनी आँखों को खोलकर सामने वाले इंसान को देख रहा था। सामने वाला इंसान जिसने लोटस पोजीशन में बैठा था और मेडिटेट कर रहा था, उसका आंखें बंद था। उसके सिर में फॉरहेड रिबन था और पूरे शरीर में ब्लैक रोब था। उसके फॉरहेड पर ब्लैक रिबन था और उसके आंखें बंद थी। उसका चेहरा कोल्ड था, जैसे कि उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं है। वह इंसान लोटस पोजीशन में बैठा था, मेडिटेट कर रहा था। और दूसरा इंसान जो इतनी देर तक उस इंसान को देख रहा था, वो कहता है, अब समय आ गया है और कुछ ही दिन बाकी है। उसके बाद ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेरा रस चलेगा, सिर्फ मेरा और तुम्हारा। ये सुनकर वह इंसान अपनी आँखों को खोलता है। उसका आइज़ भी रेड था, डार्क रेड, जिस आँखों में सिर्फ नफ़रत था, जीतने का जुनून था और सबको मारने का खौफ था।
अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 5 दिन बाद दिखाया जाता है। 5 दिन बाद सारे क्लैन्स में एक पंछी उड़कर जाता है और सारे क्लैन के जो कुल प्रमुख थे उनके हाथों में एक लेटर आता है, वो भी ब्लैक एनवलप में। वो लेटर सारे क्लैन में पहुंचा देता है वो पंछी। सारे क्लैन के लोग हैरान थे, आखिर ये पंछी है क्या। उस पंछी में डार्क एनर्जी भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा, इतनी मात्रा में डार्क एनर्जी जो कल्टीवेटर्स हैं, अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर्स भी महसूस कर सकते हैं। उस पंछी से जो डार्क एनर्जी निकल रहा था, वो पंछी सभी क्लैन लीडर्स के हाथों में ये ब्लैक एनवलप थमा कर चला जाता है। वो क्लैन लीडर्स हैरान थे और साथ ही साथ वो लेटर पढ़ने के बाद तो और ज़्यादा हैरान थे। उस लेटर में लिखा हुआ था कि तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करने। तुम मानो या ना मानो, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अब हमारा राज चलेगा। ये कहकर लेटर पर सिर्फ ब्लैक ब्लड का निशान था, एक सिंबल की तरह, जैसे कोई सिंबल इस्तेमाल करके बता रहा हो, ये ऐलान कर रहा हो कि वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करने के लिए आ रहा है। सब लोग कंफ्यूज थे और साथ ही साथ सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में तूफान लाने वाला है। ये लेटर्स वेकलैंड में भी आया है, ये वेफिंगमियान के हाथ में आया था। वेफिंगमियान जो मतलब महल का परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था, वो अब काम कर रहे थे। हाँ, विंग भी हेल्प करता है, लेकिन विंग का हालत उतना अच्छा नहीं था, वो क्लैन के कामों में उतना मदद नहीं कर पाता था। इसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था, वो सिर्फ यही सोचता था कि आखिर वांग जी गया कहाँ है। हाँ, वो मैच्योर तो है, बट वांग जी जाने के बाद जैसे वो टूट गया है। हाँ, वो अभी भी ढूंढ रहा है वांग जी को, साथ ही साथ अपने क्लैन को भी संभालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हमें और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 इंसान अपने घुटनों पर बैठे थे और बाव करके सिर को नीचे करके रखे थे और सामने एक इंसान बैठा था। वो इन तीनों को देखता है और कहता है, तुम लोगों ने क्या किया ये? मैंने तुम लोगों को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए कहा है और इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे अब जाके दिया। ये सुनकर वो सामने जो घुटनों पर बैठा था वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बताना चाहता था बट सिचुएशन ऐसा नहीं था कि मैं बता पाऊँ। ये सुनकर जो सिंहासन में बैठे थे वो चिल्ला कर कहते हैं, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? सब कुछ पहले से ही बिगड़ गया है, अब और ज़्यादा बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बाहर आना ही होगा, अब उसे रोकना होगा, वरना इस बार भी मैं किसी को बचा नहीं पाऊंगी। ये सुनकर वो तीनों ही परेशान हो गए थे। वो सोच रहे थे कि इस बार क्या होगा, क्या सच में पहले जैसा ही इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई तूफान आएगा। ये सुनकर यही सोचकर वो लोग परेशान हो रहे थे और सामने जो बैठी थी वो कहती है, तुम तीनों उठो। और ये सुनकर वो तीनों उठते हैं। उठने के बाद वो इंसान इन तीनों का नाम लेती है। अब मैं इन तीनों का नाम बताती हूँ। पहला वेंचिंग, दूसरा वेनिंग एंड तीसरा चेंग वे चेंग। जी हाँ, ये इन तीनों ही वो लोग वे क्लैन से बाहर आ गए थे किसी से मिलने, और वो और कोई नहीं, बाओसन सेंट्रन जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी के लिए एक ऐसे इमॉर्टल है जो एक ओमेगा भी है और साथ ही साथ कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहली ओमेगा जो इमॉर्टल है। वो 1000 सालों से अपने आप को छुपा के रखे थे इसी रीज़न की वजह से। दूसरी तरफ चेंग, वेंचिंग और वेनिंग वो बो करते हैं और कहते हैं, अब हम लोग क्लैन में जाते हैं, पता नहीं क्लैन में क्या हो रहा है। ये सुनकर बासन सेंट्रन कहते हैं, बहुत कुछ हो गया है,
जो तुम्हें अभी पता नहीं है, वो आने वाले हैं। अब हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर चैंग चैंग कहते हैं, सॉरी वे चैंग कहते हैं, हम क्या इसे रोक नहीं सकते? ये सुनकर बासन सेंड्रन कहते हैं, रोकने के लिए हमें पावरफुल वही सोलमेट की ज़रूरत है जो अभी हमें नहीं मिला है। ये सुनकर जो चेंग था वो कहता है, पर और कितना देर, अभी उतना समय नहीं है, हम लोगों ने बहुत ढूंढा है, वो मिला नहीं है। ये सुनकर बासन सेंटन कहती है, एक इंसान तो मिल गया ना। ये सुनकर जो चेंग था वो कन्फ्यूजिंगली कहता है, कौन मिल गया, हमें क्यों नहीं पता? ये सुनकर जो बासन सेंटन थी वो कहती है, हाँ वो तुम्हारी क्लैन में ही थी और तुम्हें पता भी नहीं चला। ये सुनकर चेंग हैरान होते हुए कहता है, हम हमारे क्लैन में? कहाँ, कब, कैसे? ये सुनकर जो बासन सेंटन है वो कहती है, रिसेंटली तुम्हारे क्लैन में कोई गायब हुआ है। ये सुनकर जो चेंग थी वो कहती है, हाँ मेरी भाई की उमी का जो गायब हो गया था वो अभी तक नहीं मिला। ये सुनकर बासन सेंटन स्माइल करती है और कहती है, तो फिर अब तुम सोच लो मैं किसकी बात कर रही हूँ। चेंग को पहले कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वो सोचता है कि आखिर कहना क्या चाहती है बासन सेंटन। जब वो समझ पाता है ना, वो हैरानी से बासन सेंटन को देख रही थी। बासन सेंटन स्माइल करती है और कहती है, समझ में आ गया। ये सुनकर चेंग कहता है, पर वो इतने दिनों से हमारे साथ था, पर हम लोगों को कैसे पता नहीं चला? ये सुनकर जो बासन सेंटन थी वो कहती है, तुमने नोटिस नहीं किया होगा शायद, लेकिन उसके हाथ में एक करा था, जो करा मैंने ही उसे दिया है। ये सुनकर जो कहता है, चेंग कहता है, आपने दिया था करा? और वो ना चेंग ना याद करने लगता है। उसे याद आता है एक बार को उसने वांगजी के हाथ में एक करा देखा था। वो करा दिखने में बहुत सुंदर भी था और सिल्वर कलर का था। ये सोचकर ना वो जो बासन सेंटन थी उसकी तरफ देखता है। बासन सेंटन कहती है, हाँ अब इसका सोलमेट कौन है ये भी पता चल गया है। तुम्हें पता है वो कौन है? ये सुनकर ना चेंग पहले ही कह देता है, विंग, मेरा भाई है ना। ये सुनकर जो बासन सेंटन थी वो स्माइल करते हुए कहती है, हाँ सोलमेट, वो सोलमेट की ज़रूरत थी जिसके लिए मैं इतने सालों से छुपी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि इसका सोलमेट कौन है, बट उसका सोलमेट मेरी ग्रैंड चाइल्ड है, मुझे ये नहीं पता था। ये सुनकर जो चेंग था वो कहती है, ग्रैंड चाइल्ड? बासन सेंटन स्माइल करती है और कहती है, बहुत हुआ, अब इतने सवाल नहीं, अब जाओ तुम लोग क्लैन वापस जाओ और मैं सही समय पर ही बाहर आऊँगा। ये कहकर वो गायब हो जाती है और चेंग भी बो करते हुए वेन चिंग और वेनिंग के साथ बाहर निकल जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे बासन सेंटन जो इतने सालों से खुद को छुपा के रखी थी, वो ढूंढ रही थी वांगजी का सोलमेट। वांगजी जो ऐसी चीज़ थी जिसके लिए बासन सेंटन खुद को इतने सालों तक छुपा के रखी थी। उन्हें पता था ऐसा दिन भी आएगा कल्टीवेशन वर्ल्ड में, उन्हें फिर से वापस आना होगा वांगजी के लिए, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए। वो अब बाहर आएंगे। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दफन टेली का दिखाया जाता है। दफन टेली पर सारे कुल प्रमुख, सारे क्लैन के जितने भी कुल प्रमुख थे सब हाजिर थे, साथ ही साथ वही फेंगमियान भी हाजिर थे और विंग भी हाजिर था। सब लोग मौजूद थे, सारे कुल प्रमुख और
जो राजकुमार थे वो सभी, जो अल्फ़ा राजकुमार थे वो सभी हाजिर थे वहाँ पे। हाँ, नी हुसैन भी अलग से था, वो भी आने का ज़िद कर रहा था, इसीलिए नी मिंजू ने उसे मतलब आने के लिए हाँ कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ देर तक तो कुछ नहीं होता। जब वो लोग मतलब जाने ही वाले थे कि ये सब शायद कोई मजाक है या फिर मतलब कोई गंदा मजाक कर रहा है, वो लोग जाने ही वाले थे, तभी चारों ओर ब्लैक स्मोक से आसमान ढक जाता है और कुछ परछाइयाँ दिखने लगते हैं सबको। धीरे धीरे वो परछाइयाँ और भी ज़्यादा करीब और भी ज़्यादा डार्क होने लगता है और धीरे धीरे वो लोग सामने आते हैं। दो इंसान, पहला इंसान जिसके हाथ में एक तलवार था और चेहरे पर एक डेविल स्माइल था, उसका आँखें एकदम ब्लैक रेड थे, और दूसरा इंसान के आँख भी ब्लैक रेड था। उसके हाथ में तलवार नहीं था, उसके हाथ में एक मेटल था और उसका आँखें भी ब्लैक रेड था। वो इन सब को देखता है और उसके चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल था, उसके सिर पर फॉरहेड रिबन थे। सारे लोग हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। वो दोनों स्माइल कर रहे थे, स्मर्क कर रहे थे। ये ना मतलब सब लोग देख रहे थे, लेकिन एक इंसान जो देखकर शॉक्ड हो गया था, उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गया था। वो हैरानी से सामने वाले इंसान को देख रहा था। वो और कोई नहीं, विंग था। विंग जो इतना हैरान हो गया था ना, वो अपने पैर पर ना जैसे खड़ा ही नहीं रह पाया। वो तुरंत ही घुटनों पर आ गया था। वे फेंगमियान जो उसके करीब ही खड़ा था, वो भी अपने बेटे को संभालती है और वो भी हैरानी से सामने देख रहा था। सामने वाला इंसान स्माइल करता है, सारे कुलप्रमुखों को देखता है और उसके बाद उसके आंखें विंग के साथ मिलते हैं और उसकी जो डेविल स्माइल थी वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो उसे ही घूरने लगता है। विंग जो कुछ देर तक साइलेंट था, उसके बाद वो खुद को संभालता है और उसके आंखों में जो आंसू था उसे पोंछता है और स्माइल करते हुए कहता है, वांग जी, तु, तु, तुम ये तुम हो, कहाँ गए थे तुम? और वो ये कहकर ना वो दौड़ के जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी हाँ, वो वांग जी था जिसका पूरा हुलिया ना बदल गया था, एकदम बदल गया था। उसके चेहरे पर जो मासूमियत था ना, वो मासूमियत जैसे कहीं पे चला गया था। उसके चेहरे पर सिर्फ नफ़रत था, जीतने का जुनून था और सारे लोगों के लिए सिर्फ नफ़रत के अलावा और कुछ नहीं था। और वो विंग को भी नफ़रती से देख रहा था। विंग जो दौड़ के जा रहा था, लेकिन विंग को रोकने के लिए वांग जी अपने ब्लैक मैजिक का यूज़ करता है और विंग को ना धक्का दे देता है और विंग ना बहुत दूर जाके गिरता है। विंग जो अभी मतलब कमज़ोर हो गया था, विंग वांगजी को ढूंढ रहा था और इसी चक्कर में वो खुद का ध्यान नहीं रख पाता था और इसीलिए वो थोड़ा कमज़ोर था और विंग का ये कमज़ोरी ना वांगजी के लिए फ़ायदेमंद हो गया था और वांगजी ने एक ही बार में उसे बहुत दूर जाके फेंका था। विंग का मुंह से ना ब्लड निकल रहा था और वो इंजर्ड हो गया था। वे फेंगमियान वो दौड़ के अपने बेटे के पास जाती है चिल्लाकर। वो वांगजी को देखता है गुस्से में और कहता है, वांग जी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम भूल गए हो? लेकिन वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, हस्बैंड? कौन हस्बैंड? ये मेरा हस्बैंड नहीं है, बल्कि ये मेरा पालतू कुत्ता है, कह सकते हो। मैं इसे प्यार व्यार नहीं करता, बाहर में जाए, वो मर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वे फेंगमियान बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गए थे। उन्होंने पहली बार वांग जी को ऐसे रूप में देखा था, ऐसे डेविल वाले चेहरे पर देखा था। वांग जी जिसके चेहरे पर सिर्फ इनोसेंटनेस थी, आज उसके चेहरे पर डेविलनेस था, डेविल चेहरा था उसका। विंग फिर भी अपने आप पर ध्यान नहीं देता, वो फिर से उठता है और दोबारा वो वांग जी के करीब जाते हुए कहता है, वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? और ये कौन है? तुम किसके साथ थे? इतने इतने महीने, इतने दिन तुम कहाँ थे?
और वो यही कह रहा था, उसके आंखों में आंसू था, वो पागल हो गया था वांग जी के लिए। वांग जी जो डेविल सा स्माइल करता है और कहता है, अरे मेरा अल्फा तो रो रहा है, देखो देखो देखो। वो मजाक बनाते हुए वांग जी मतलब विंग को मजाक बनाते हुए कहता है, देखो ये अल्फा रो रहा है, वो भी मेरे लिए। हाय, कितना प्यार करते हो ना तुम मुझसे, बट तुम्हारी ये प्यार मेरे किसी काम का नहीं है। तुम मर जाओ या फिर किसी और के साथ रह जाओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करना चाहता हूँ, और तुम लोग रहते मुझे नहीं लगता कि मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम लोग रहोगे तो फिर भी मैं सभी को मौका देता हूँ। मैं और मेरे फादर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में किंग बनेंगे और सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे क्लैन को रूल करेंगे। अगर किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है तो अभी अभी आए, क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग एक एक करके आओ। जो भी ऑब्जेक्शन करना चाहता है एक साथ आओ, सभी का मैं एक साथ ही देख लूँगा। ये सुनकर सारे लोग हैरानी से देख रहे थे वांग जी को। वांग जी जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बस इतना था कि कोई आए और वो किसी को मार डाले, वो झिझकेगा नहीं एक मिनट भी। एक इंसान चिल्लाते हुए कहता है, तुम राज करोगे वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। वो मजाक बनाते हुए कहता है, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें पता भी है, और तुम इतने सारे कुल प्रमुख के साथ लड़ाई करोगे, अल्फाज के साथ लड़ाई करोगे। तुम सिर्फ एक बेड वार्मर की तरह ही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, अरे अल्फाज तो भड़क गए। सच में तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग सच में मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे? अच्छा, वेन जूलियो, तुम्हारा नाम वेन जूलियो है ना? खुद पर बहुत घमंड है ना? तो चलो आओ वार करो। अगर एक भी बाल बांका कर पाए ना तो मैं खुद ही चला जाऊंगा यहाँ से। ये सुनकर जो वेन शू था वो स्माइल करता और कहता, ठीक है, अपने बात पे अड़े रहना। और ये कह करना वो अपना तलवार लेता है और तुरंत ही वांग जी को हमला करने के लिए आ जाता है। बीच में विंग भी आने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी एक ही बार में दोनों को इतनी दूर फेंकता है। वेनशु जो बहुत दूर जाके गिरा था, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था और जगह जगह कट लग गया था। और विंग जो पहले ही ये वार सह चुका था, अब वो ये वार बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो बेहोश हो गया था। और वे फिंगमियान दौड़ के अपने बेटे के पास जाते हैं और अपने बेटे को ना हक कर लेते हैं और चिल्लाते हुए कहता है, वांग जी तुम बहुत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, तुम अपने हस्बैंड को कैसे मार सकते हो? ये सुनकर हांगुन जुन यानी कि लंजा कहता है, ये मेरा हस्बैंड नहीं है और ये मर जाए या बाहर में जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ कि मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में, और मेरे साथ मेरे फादर भी है, ये दोनों ही इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करेंगे। अब और कोई आना चाहता है मुझसे लड़ाई करने के लिए? अब किसी का हिम्मत नहीं होता वांग जी को, मतलब वांग जी के पास भी जाने के लिए। वो लोग डर रहे थे वांग जी से। वांग जी के अलग ही एक ऑरा था, वो लोग पीछे हट रहे थे। और ये देखकर वांग जी हंस रहा था और कहता है, ये तो बहुत आसान था, मुझे लगा था कि तुम लोग थोड़ा तो बहुत आर्ग्यूमेंट करोगे या फिर लड़ाई करोगे। खामा खाही मैं इतनी देर तक खुद को तुम सबसे छुपा रहा था, खुद को तैयार कर रहा था कि ताकि मैं तुम लोगों के साथ लड़ाई कर सकूं। मेरा वो तैयारी ज़ाया पड़ गया। खैर कोई नहीं, अब आम ऐसे ही मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ना चाहूँ। चलो अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में मैं और मेरे फादर राज करेंगे, तो एक सेलिब्रेशन तो बनती है ना।
चलो जश्न मनाते हैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का 2 नए किंग का। ये कहकर ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और इन सारे लोगों को देखने लगा। वो लोग डर गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे ही किसी अनजान को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को सौंप नहीं सकते हैं। वो लोग अब ब्रेव बनेंगे और वो घबरा गए थे वांग जी के पावर को देखकर, लेकिन फिर भी वो यूं ही किसी को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करने नहीं दे सकते हैं, किसी को कंट्रोल करने नहीं दे सकता है जो कैपेबल नहीं है। और दूसरी तरफ विंग जो बेहोश हो गया था, उसकी पूरी बॉडी में खून था, खून से लथपथ हो चुका था, क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत दूर फेंका था। वो कई उजरे पेड़ों से टकरा कर नीचे गिरा था। वो लोग दफन टेली पर थे और दफन टेली पर सूखे पेड़ थे, जहाँ पे वांग जी के बाहर की वजह से, वांग जी के जो हमला था उसकी वजह से विंग बहुत दूर जाके गिरा था। विंग पहले से ही कमज़ोर था। वो वांग जी के लिए इतना ज़्यादा टेंशन में था और उसे ढूंढ रहा था, वो भी खुद का ध्यान ना रखते हुए, इसीलिए वो कमज़ोर था। लेकिन वो कैसे यूं ही अपने प्यार को खोने दे। वो अपने प्यार को कैसे खो नहीं सकता है, इसीलिए अपने ये ढूंढने का जो प्रोसेस है वो जारी रखा। लेकिन आज वांग जी उसके सामने है, लेकिन वो सामने होकर भी उसके करीब नहीं है। आज वांग जी एक अलग पर्सन की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चेहरा जो कभी मासूमियत दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर सिर्फ नफ़रत थी। वांग जी जब भी विंग को देखता था तो उसके आंखों में प्यार था, लेकिन आज वांग जी के आंखों में सिर्फ नफ़रत था। विंग के लिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर एक इंसान को देखकर वांग जी के आंखों में सिर्फ नफ़रत था और कुछ नहीं। और ये वांग जी का ये रूप विंग के लिए बहुत था। विंग को हर्ट फील हो रहा था अपने अंदर ही, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को ऐसे कैसे जाने दे। वो फिर भी वांग जी को बुलाता रहा, लेकिन वांग जी जो अपने होश में नहीं था, वो सिर्फ विंग को देखता है और सिर्फ नज़रअंदाज और इग्नोर करता है। और वांग जी की ये इग्नोरेंस विंग के लिए बहुत दर्दनाक था उसके लिए। यहाँ पे वांग जी की ये बातें जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर एक इंसान को गुस्सा दिला चुका था। वो लोग अब वांग जी को हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सारे कुल प्रमुख एक साथ अपने तलवार के साथ वांग जी के ऊपर हमला कर रहे थे। हाँ, वे फेंगमियान नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपने बेटे के पास थे और लैन चिरन नहीं आए थे। यहाँ पे लैन शिचैन आए थे एज ए कुल प्रमुख। वो अब लैन क्लैन के कुल प्रमुख थे और वो वांग जी को देखकर डर गए थे, और सबसे बड़ी बात, वांग जी को देखकर वो शॉक्ड हो गए थे। वो अपने ब्रदर को कैसे मुसीबत में देख सकते हैं। वो रोकने की कोशिश कर रहे थे सारे कुल प्रमुख को, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। और वो विंग वो तो बेहोश ही हो गया था, और जो लैन शिचैन थे वो सिर्फ देख रहे थे और वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी जो लैन शिचैन थे उनकी बात नहीं सुनती है। वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे और वांग जी भी रेडी था, लेकिन सब लोग अटैक करने से पहले ही रुक गए थे, क्योंकि एक तेज़ रोशनी सारे लोगों के आंखों में बींधने लगी थी। एक बहुत तेज़ रोशनी जिसकी वजह से सब लोग अपने आंखों को बंद कर लिया था, और खुद वांग जी भी अपने आंखों को बंद कर लिया था। और जो वांग जी के फादर थे लैन चिंगहेंजुन, वो भी अपने आंखों को बंद कर लिया था। वो रोशनी धीरे धीरे जाने लगी थी और दो इंसान की परछाई दिखने लगी थी सभी को। वांग जी भी अब देख रहा था कि आखिर ये क्या है जो इतनी रोशनी में चमक रहा था। धीरे धीरे दो इंसान सबके सामने हवा में थे और सबको देख रहे थे, और एक इंसान वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो हैरानी से इन दोनों को देख रहा था, और सारे जो कुल प्रमुख थे
वो भी इन दोनों को देख रहे थे। वो दोनों देखते हैं सबको और कहते हैं, तुम सब रुक जाओ। ये कह के वो दोनों अब वांगजी की तरफ देखने लगे। उन दोनों की पूरी अटेंशन अब वांगजी की तरफ था। वांगजी जो कुछ समझ ही नहीं पाया पहले तो, उसके बाद वो गुस्से में कहता है, तुम लोग कौन हो और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे और इन सब के बीच में टांग अड़ाने की? अभी के अभी चले जाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर ना वो दोनों कुछ नहीं कहते और वांगजी को ही घूरने लगते। अब ना वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो अपने यन आयरन को पकड़ता है और हवा में उड़ता है। उड़ने के बाद वो दोनों के ऊपर अब हमला करने लगता है और वो दोनों इस हमले से बच रहे थे और साथ ही साथ वो वांगजी को भी वार कर रहे थे, लेकिन वो लोग ज़्यादा वार वांगजी के ऊपर नहीं कर रहे थे, ज़्यादा फोर्स वांगजी के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और ये वांगजी को भी समझ में आ रहा था और वांगजी इससे और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और भी ज़्यादा फोर्स यूज़ करते हुए वो वार करना शुरू कर देता है और हर बार वो दोनों डॉज करते हैं और वांगजी को पलट कर जवाब भी देते हैं, लेकिन बहुत लाइटली, ताकि वांगजी को कुछ भी ना हो। वांगजी की ये चीज़ देखकर ना और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्ला कर कहता है, तुम लोग पूरे फोर्स के साथ वार करो। तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ? हाँ, मैं ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। वार करना है तो पूरे फोर्स के साथ वार करो और तुम लोगों को मैं यूं ही हरा दूंगा। ये कहकर वांगजी हंसने लगता है और वो दोनों कोई रिएक्शन नहीं देते, बस वो वार कर रहे थे। और जो सफ़ेद रोब में था वो किसी भी तरह से ना वांगजी के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था, वांगजी के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ये मौका नहीं दे रहा था। वो लोग बहुत देर तक लड़ाई करते हैं। अब ना विंग को भी होश आ गया था। विंग ना अपनी आंखों को खोलने के बाद ये नज़ारा देखकर ना वो शॉक्ड हो गया था और वो उठने की कोशिश करते हुए चिल्ला कर कहता है, रुक जाओ तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो वांगजी को, तुम लोग वांगजी को हर्ट नहीं कर सकते हो। वो अब चिल्ला भी ठीक से नहीं पा रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो कैसी भी तरह उठता है और वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेंगमियान उसको रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम तुम घायल हो, ऐसे मत जाओ। लेकिन विंग बात ना सुनते हुए अपने फादर के हाथ को छोड़ते हुए कहता है, मुझे जाने दीजिए, वांगजी मुसीबत में है, वो लोग वांगजी को हर्ट कर देंगे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और वो ये कहकर ना उन सब के बीच आने की कोशिश करता है, लेकिन जो ब्लैक रोब में थी वो विंग को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम बीच में मत पड़ो, तुम घायल हो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग वांगजी को हर्ट नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दो। और ये कहकर वो दोबारा वांगजी की तरफ अटेंशन देने लगे और वांगजी को मतलब कैसे भी करके शांत करने लगे और वार करने लगे थे। और वो जो वाइट रोप में थे वो कैसे भी करके वांगजी के क्लोज आता है और वांगजी के जो फॉरहेड रिबन था वहाँ पे एक नीली रोशनी मारते हैं। उसके बाद ही ना वांगजी धीरे धीरे बेहोश होने लगा था और वो बेहोश होकर ना नीचे गिरने लगा था। और ये देखकर विंग दौड़ के जाता है और विंग ने वांगजी को पकड़ लिया था ब्राइडल स्टाइल में और उसे लेकर नीचे बैठ गया और वांगजी को उठाने लगा, लेकिन वांगजी नहीं उठता। ये देखकर ना विंग को अब डर लगने लगा था। वो ना उन दोनों को तरफ देखता है और वरीड फेस के साथ उनसे पूछता है कि आखिर वांगजी को क्या हुआ है, वांगजी अपनी आंखों को क्यों नहीं खोल रहा। ये सुनकर जो ब्लैक रोब पहनी हुई लेडी थी वो कहती है, वांगजी से बेहोश है, हमने उसे सिर्फ बेहोश किया है और वो कुछ देर तक बेहोश ही रहेगा, वरना उसे रोकना नामुमकिन हो जाता हमारे लिए। ये सुनकर विंग को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, वांगजी सेफ है, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो ना वांगजी को हक कर लेता है। 1 महीने से वांगजी को वो खुद के पास नहीं देखकर ना वो बहुत ज़्यादा वॉरिड था वांगजी के लिए। अब वांगजी उसके पास था, इसके लिए यही बहुत था। और जो वाइट रोब पहने हुए जो लेडी थी वो ना किसी को देख रही थी बहुत गुस्से में, लेकिन वो इंसान जो वांगजी का फादर था वो अब ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाती और वो जो यन आयरन थी उसे अपने हाथों में कैसे भी कर लेता है और सबको कहता है, मैं दोबारा आऊँगा, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। ये कहकर वो गायब हो जाती है। लेकिन
वो जो दो इंसान थे वो रोकने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुका था, वो गायब हो चुका था। वांग जी के फादर गायब हो चुके थे। अब वो दोनों लेडी सबको देखती है, वो दोनों सबको देख रही थी, और सारे जो कुल प्रमुख थे वो लोग सभी एक साथ घुटने पर आ जाते हैं। वो इन दोनों को जानते हैं। है एवरीवन, आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। तो फाइनली वांग जी मिल गया था। हाँ, वांग जी बेहोश था। आखिर वांग जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में सच्चाई रिवील होने वाला है। आखिर ये येन आयरन और वांग जी का फादर क्यों इन सब में इन्वॉल्व थे, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज के लिए यहीं तक। और प्लीज़ 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 जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ मेरी ये एंजल फैमिली पर जुड़ जाए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। बाय बाय।